औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर। आज हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 है बेटा जी, और हमारा टॉपिक है लेक्चर 6 का बेटा जी, लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं बेटा जी, और इसका ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या काम है, और हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा बेसिकली हमारा टॉपिक, हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ऑपरेशन के अंदर वर्किंग करते हैं सारे एम्प्लॉयज, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। उनकी लर्निंग किस तरह से इफेक्टिव होती है काम के ऊपर ऑन जॉब एक्सपीरियंस की वजह से, इसको आज हमने पढ़ना है बेटा। थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है, बाद में इसको अंदर से बेटा मजीद पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी वगैरह, और ग्राफ्स में भी इसको मेंशन किया गया है कि कोई बंदा बेटा जब जितनी मर्तबा एक काम को करता है ना, तो वो उतना ही बेहतर तरीके से उस काम को सीख जाता है। हमेशा पहली मर्तबा किसी भी काम को किया जाए तो वो मुश्किल होता है। जैसा कि फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया में कोई भी बंदा है आज, आप जब वो मोबाइल को यूज़ करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है यूज़ करना उसको। एंड्रॉयड फ़ोन डिवाइस या कोई भी किसी किस्म की डिवाइस यूज़ करना, वक्त के साथ साथ वो उसको यूज़ करता रहता है। विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज होती जाती हैं। अटेम्प्ट्स का मतलब यूज़ करने की उसकी अटेम्प्ट्स ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, तो उसको लर्निंग स्किल्स भी उसकी इंप्रूव होती जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जुबानी उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इन द वर्ल्ड लर्निंग कर्व्स। अब दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसके मतलब सीखना पड़ता है। स्टार्टिंग में हमें टाइम लगता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितनी अटेम्प्ट्स हम उस चीज़ को सीखने पे लगाते जाते हैं, टाइम के साथ साथ हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है और टाइम कम होता जाता है उस चीज़ को करने का, और हमारी लर्निंग स्किल्स और परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। अब चाहे दुनिया में कोई भी आर्मी है, उसकी जितनी आर्मी वेपन्स है, GF-17 थंडर है, उनके थंडर्स हैं, एयर वेपन्स हैं, और यहाँ बेटा ज़मीनी वेपन, उनको चलाने का एक तरीका है। उनको चलाने का तरीका स्टार्टिंग में हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करते जाते हैं, सीखना बार-बार अमल रिपीट करते जाते हैं, ठीक है? उस अमल को रिपीट करने के साथ-साथ बेटा जी वो वक़्त के साथ-साथ मास्टर हो जाते हैं। एट द टाइम एक वक़्त ऐसा आता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम परफॉर्मेंस इतनी हाई हो जाती है कि विद द शॉर्टेज ऑफ टाइम, विद लिटिल टाइम, वो उस चीज़ को कर रहे होते हैं। इसका मैंने एग्जांपल जब लेक्चर पढ़ाया था क्लास में बेटा, मैंने बताया था कि बागी मूवी में जब उसको क्या नाम है उस लड़के का, टाइगर श्रॉफ को भेजा जाता है बेटा जी सीखने के लिए, तो उसका उस्ताद से कहता है टपड़ी लगाओ, एक लकड़ को टांग से रोको, वट जितनी चीजें हो सकता, वो कहता है ये क्या चीजें मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन उसे सख्ती से कहा जाता है करो, वो ऐसा करता रहता है। एट द टाइम, एट द मीन टाइम, जब उसको निकालने का टाइम आता है, उसको वो उसके ऊपर टैग करता है, तो वो उन्हीं टैक्टिक से उसे रोकता है। तो ये क्या था, वो उसने उस चीज को परफॉर्म किया हुआ था, लर्न कर लिया हुआ था। तो यही चीज है बेटा। अब बेसिकली कोई भी चीज़ है दुनिया में मौजूद ज़रूर रहती है, लेकिन उसको इन्वेंट कैसे किया जाता है, ये मेरा टॉपिक हमेशा से रहा है, इन्वेंशन के ऊपर। कोई भी चीज़ की इन्वेंशन है, मैं कहता हूँ पहले से मौजूद रहती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जी दुनिया में साइंटिस्ट तो अब बता रहे हैं 20th सेंचुरी में आके, 1900 की दहाई में, के सेंचुरी में समथिंग की, 1900 के बाद जो इरा चलता है 20th सेंचुरी में, कि वाटर H2O, हाइड्रोजन के दो मिले, ऑक्सीजन का एक मिले तो वाटर बनता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या वाटर आज ये बना है या दुनिया जब से बनी है तब से ऐसा है? तो बेशक जब से दुनिया है, वाटर ये ही उसकी फॉर्मुलेशन है। हाँ, इंसानों ने उसको डिस्कवर या उसके ऊपर इन्वेंशन या उसके ऊपर नजर किसी की गई है, और उसने इस चीज को लिखत पढ़त में लिया है। तो जिसने लिखत पढ़त में लिया है बेटा, वो उसने उसको इन्वेंटर बन गया, हिस्ट्री का नाम लिखा गया अपना हिस्ट्री में। जैसे मैंने बोला था कि किसी, ये एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी राह चलते हुए से किसी पागल से पूछ लो कि दरख्त से फल टूटेगा तो कहाँ गिरेगा, वो बिल्कुल आसानी से बोलेगा जमीन पे ही गिरेगा। सबको पता है, सबको पता था भी, लेकिन एक इंसान जो दरख्त के नीचे लेटा उसके ऊपर फल गिरा आके, और उसने कहा ये नीचे ही क्यों आया, उसने इसके ऊपर थोड़ी सी तगोदो की है, और उसने दुनिया को बता दिया कि देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स इन द अर्थ, वो के ग्रेविटी है। दुनिया को उसने एक नया कानून दिया, ग्रेविटी की वैल्यू 10 के इक्वल होती है। तो ये क्या है बेटा, चीजें एग्जिस्ट करती जरूर हैं। हाँ, उनके ऊपर ध्यान दे के उनको जिंदगी में आसानी के तौर पर लेके आना, ये इंसान का काम है। जब इंसान इन चीजों को अपनी जिंदगी में ले आता है, पढ़ लिख के इसको चैनलाइज करता है, तो उसके लिए बहुत बहुत से तरीके आसान तरीन हो जाते हैं।
अब मैं बात करूँ ना लर्निंग कर्व्स का, टॉपिक ही समझने वाले कर्व। कर्व का मुराद ये होता है समझना, लर्निंग का मतलब समझना, कोई चीज समझ के अपने ऊपर अप्लाई करना। कर्व्स के मुराद ये होता है कि हमारा ग्राफ में कैसे शो होगा हमारी समझ का मामला, कि हमने जो सीखा हुआ है, हमने जो समझा हुआ है, अगर इसको ग्राफ में हम मेंशन करें तो किस तरह से करेंगे, ये एक पूरा टॉपिक बन गया लर्निंग कर्व के नाम से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा जी जर्मन, आई थिंक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी या सेकंड, एक मिनट मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मैं देख लेता हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो क्या हुआ था, जर्मनी की आर्मी कहाँ कहाँ पहुंच गई थी उनके फौजियों के मुताबिक कहने से मुराद ये, को कहते हैं हमें खुद नहीं पता था हमारी आर्मी कहाँ कहाँ पहुंच गई थी, कि हमने वो वाले इलाके फतह कर लिए थे, हमें नहीं पता था कि हम वापस ही बुलाना चाहते तो हमारी आर्मी वापस ना आ सकती। तो उनके कहने से यही मामला। इतनी स्पीड से बेटा जी एयरक्राफ्ट का बनाना जारी था, इतनी स्पीड से एयरक्राफ्ट का बनाना जारी था कि लोग लगे हुए हैं दिन रात एयरक्राफ्ट पे एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, थंडर प्लेन। तो स्टार्टिंग में उन्होंने देखा जी काफी दिनों में तैयार हो रहा है, एक स्टेज ऐसी आई तो उन्होंने देखा कि जी ये तो विद इन डेज तैयार हो जाता है, मतलब इतनी स्पीड से तैयार कर लेते हैं टाइम में। वहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि जी एक चीज को जितनी मर्तबा स्पीड से करो, जितनी ज्यादा अटेम्प्ट्स इंक्रीज करते जाओगे, उस चीज के करने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंसान की स्किल इतनी इंप्रूव हो जाती है, उसको लर्न इतना अच्छा कर जाते हैं कि अगली मर्तबा करने में टाइम बड़ा कम लगता है। तो ये है जी लर्निंग कर्व, इसको पढ़ते हैं अंदर से। व्हाट इज लर्निंग कर्व जी? अ लर्निंग कर्व इज अ कोरिलेशन बिटवीन अ लर्नर्स परफॉर्मेंस, उसके जो परफॉर्मेंस है उसके दरमियान, लर्नर जो है मतलब जो बंदा सीख रहा है उसकी परफॉर्मेंस के दरमियान, ऑन अ टास्क एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी मरतबा उसने वो टास्क किया है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है, उसके दरमियान एक कम्बिनेशन है, सो एक रिलेशनशिप है, इसको बयान करता है लर्निंग का। और टाइम, वक्त के साथ, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑन अ ग्राफ। ये ग्राफ पे भी शो किया जा सकता है इस चीज को कि किस तरह से ये होता है। ठीक है जी, ऐसे कहते द लर्निंग कर्व थ्योरी प्रपोज, इसका पर्पज ये है डेट अ लर्नर एफिशिएंसी इन अ टास्क इंप्रूव्स ओवर टाइम द मोर द लर्नर परफॉर्म द टास्क बिकॉज द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन रेपिटेशन। वही बात आ गई कि जितना वो टास्क एक चीज करता जाएगा, जितना टास्क की रिपीटेशन करता जाएगा उतना ही टाइम उसको कम लगेगा, वक्त उसका टास्क को करने का कम वक्त कम होता जाएगा विद रिपीटेशन, जितनी मरतबा वो करता जाएगा। अब इसको एक ग्राफ की शक्ल में बयान किया गया बेटा आपके सामने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस ले ली गई है और एक्स एक्सिस पे लर्निंग इफेक्ट्स यानी कि अटेम्प्ट। ये देखो अटेम्प्ट जितनी वो बढ़ाता जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर ऊपर की तरफ जाती जा रही है परफॉर्मेंस। टाइम का यहाँ पे जिक्र नहीं है फिलहाल। अब कॉमन नेम इसे कौन कौन से, एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं, कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं, एफिशिएंसी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी कर्व भी बोलते हैं इसी लर्निंग कर्व को। आगे जी इसकी डेफिनेशन है, लर्निंग कर्व की डेफिनेशन है जी, देखिएगा। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड ऑन जॉब वर्किंग। ये एक रिलेशनशिप है किसी परफॉर्मर के परफॉर्मेंस का और वर्किंग एक्सपीरियंस का, विच फुलफिल गोल्स बोथ हैंड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, कि बेटा जो कि कंपनी के और पर्सनल गोल्स को अकम्प्लिश करने में मदद देता है। देखो कंपनी का गोल है कि चीज बने, जल्दी बने, टाइम पे बने, और पर्सनल गोल क्या होता है, हमें सैलरी मिले, अच्छी मिले और टाइम पे मिले और हमारी इंसेंटिवाइजेशन हो। अब जब आप एक लर्निंग अच्छी कर लोगे, आपका कर्व बेहतरीन हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाएगी, तो जाहिर बात आपकी इंक्रीमेंट भी लगेगा, फिर ये सारी चीजें भी उसके साथ है और ग्राफ में इसको शो किया जा सके। लो जी, लर्निंग कर्व के बारे में तो पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व कैन बी फाउंड, जनरलाइज्ड है और मेजर्ड है। जनरलाइज का मतलब आमतौर पर पूरी दुनिया में ये तो पाया जाता है, मतलब हर जगह पे ये चीज तो पाई जाती है। इवन के मैं अक्सर बात करता हूँ, आप कभी यूट्यूब पे देखें खाने पीने वगैरह के ना कुछ होते हैं बड़े फेमस किस्म के, लाहौर में खानों की वीडियोस बनी होती है, वो देखें उनके डालने का कितनी स्पीड होती है। मैंने ना एक देखा था चाइनीज, वो ना कोई फूड तैयार करता है, फूड स्ट्रीट उनकी बनी है चाइनीज फूड स्ट्रीट के अंदर, तो वो कोई क्रैब वगैरह को पकाते हैं, पकाते हुए ना वो बेटा जी छोटे छोटे सुराख जैसे हमारे पास नहीं पड़े होते, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे मसाला जात रखने की छोटी छोटी बॉक्सेस होती हैं, उन बॉक्स के अंदर डब्बियां पड़ी होती हैं, वो इतनी स्पीड से डब्बियां उठा के मसाला भी डालता है कढ़ाई के अंदर और उसी स्पीड से वापस फेंकता है। ये नहीं कि प्रॉपर रखता है, फेंकता है दूर से ही, वो एग्जैक्ट अपनी जगह पे जाकर गिरती है। तो ये क्या था,
उसने उसी वो काम में हो सकता है जिंदगी गुजार दी हो, उस जिंदगी गुजारने से उसको क्या हुआ जी, लर्निंग इतनी कमाल की उसकी होगी हुई है कि उसे बिल्कुल चखे बगैर ही जायके का पता होता है। जितने भी चाय वाले हैं हर चाय के कप का जायका नहीं चखते, क्योंकि वो लर्निंग बहुत अच्छी हो चुकी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बड़ी काबिल जिक्र है। जनरलाइज्ड इसकी बेटा एप्लीकेशन ये है, द लर्निंग कर्व इज ऑफन यूज्ड इन स्पीचेस। ये लर्निंग कर्व को अक्सर ना बेटा इसको यूज जो किया जाता है ना, हम स्पीचेस में करते हैं। किसी की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, कोई चीज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्राइब करते हैं। द टाइम एंड इफेक्ट रिक्वायर्ड व्हेन लर्निंग समथिंग चैलेंजिंग। कोई चीज हमने सीखनी है तो हम कहते हैं जी अगर आप इतने टाइम में ये चीज करोगे तो इतनी ज्यादा इफेक्ट आप सीख सकते हो, इतनी परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी। इन चीजों को हमने ना रिक्वायर्ड टाइम में अपने से ग्राफिकली शो कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन स्पीच में। द एप्लीकेशन कैन बी ब्रॉड, ये एप्लीकेशन बहुत बड़ी, मजीद बड़ी हो सकती है, एंड जनरलाइज्ड, सच एज डिस्क्राइबिंग द लर्निंग कर्व इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग टू रीड। दिस इज क्वालिटेटिव एप्लीकेशन, ये क्वालिटेटिव एप्लीकेशन है। जनरलाइज्ड एप्लीकेशन क्वालिटेटिव होती है, किसी क्वालिटी को मेजर करना है, कोई क्वालिटी कितनी बेहतर कर सकता है विद नंबर ऑफ इंक्रीजिंग अटेम्प्ट्स। अब मयर्ड इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। मयर्ड का मतलब हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद स्टैटिस्टिकल टूल। Other application of learning curve is the quantitative, where mathematical models are created to represent the rate of proficiency of mastery or mastery of a task। किसी काम को करने का प्रोफिशंसी, कोई कितना मास्टर हो गया विद द टाइम इफेक्ट। इसके कुछ वेरिएबल्स को सेट किया जाता है और उनको ग्राफ के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। ये बेटा स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करने के बाद हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये इंडेक्स नंबर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बेटा जी, अगर आपने पढ़ा हो स्टैटिक्स में। This learning curve model is only applicable when used to measure the real rate of progress competing, sorry, completing a specific task against time। The task need to be measurable, repeatable। एग्जाम्पल है जी स्टैटिस्टिकल टूल, मेजर टूल होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये वहां पे ज्यादा एम्फेसिस देकर इस्तेमाल की जाती है जहां पे आपने अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना होता है। कि देखें जी ये प्रोग्रेस मेजर करने वाला इंडेक्स नंबर का एक चैप्टर है जिसमें आप देखते हो फलाने साल, इस साल हमारी बेहतरीन प्रोग्रेस थी। अब इसके साथ हमने मेजर करना है। इस प्रोग्रेस के बेहतर होने का मकसद ये था कि इसमें इतनी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उस चीज की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये लोग इतना अच्छे से काम करते। ये सारा कुछ सिखाने के लिए उनके सामने पेश किया जाता है। देन है जी नंबर 3 स्लाइड। लर्निंग कर्व के बारे में मजीद बात है। मॉडल इज यूज्ड मोस्टली कॉमनली, इसकी एप्लीकेशन मजीद है, इन ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर भी इसको इस्तेमाल, बेशक इसको यही कंपनी के अंदर जाता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर यूज करेंगे, लोग सीखेंगे तो उनको समझ आएगी काम कैसे करना, सीख के हमारी इस तरह की चीज को भी मेजर किया जा सकता है। उनको ये भी बात के ऊपर हैरानगी होगी। अब लोग इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, बाय नो वे उनको पता ही नहीं होता, लेकिन वो अप्लाई जरूर कर रहे होते हैं चीजों को। टू इम्प्रूव आउटपुट बाय वे ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन वर्कफोर्स। अब आप जितनी भी ह्यूमन वर्कफोर्स है उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे कर सकते हो? जितना उनको सिखाओगे, सीखने से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा दो उनको। अब इन्वेंशन कैसे हुई थी, मैंने ये पहले बता दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जहाज बनाते बनाते इतनी स्पीड आ गई थी उनके हाथों में कि बाद में उन्होंने देखा कि ये तो एक लर्निंग है। लर्निंग की वजह वजह रखी गई ना, ये वजह है लर्निंग, इसलिए वो इतनी स्पीड से काम कर पा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अब इसको इन्वेंट कर दिया गया। इसकी हिस्ट्री बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर से कनेक्ट की जाती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी है इसके कुछ बेटा जी। इंडस्ट्री में एज वर्क फॉर प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट द पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल ऑफन डिक्रीज। जितनी स्पीड से आप काम करोगे उतना ही बेटा आपकी कंपनी का एफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि विद द स्पीड ऑफ विद द स्पीड, अगर आप स्पीड से काम करते हो तो बेटा जी ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है कम मिनिमाइज होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने मशीन ने तो चलते रहना है, उसके अंदर कोई स्पीड वाला परफॉर्मेंस अच्छी वाला स्किल लेवल लगी होगी जिसने बहुत मरतबा एक टास्क को अटेम्प्ट किया होगा बेटा, वो उसको मिनिमम टाइम में कंप्लीट करेगा, जिससे बेटा जी एक मशीनरी कम यूनिट इस्तेमाल करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बिजनेस के अंदर भी यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज बाय एलसी लाइक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टू वर्क at a start will be difficult, and after learning variable it लर्निंग वेरिएबल कुड बी इजी। स्टार्टिंग में बेटा बिजनेस में अक्सर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, हम इनको स्टार्टिंग में यूज करते हैं, हमारे लिए बड़ा ये मुश्किल होते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने के साथ साथ ही हमारे लिए आसान भी हो जाते हैं बेटा। देन
मेडिसिन कंपनी में भी होता है जी, शुगर सर्जन्स यूज़ करते हैं सर्जरी करने के लिए अगेन एंड अगेन। अब देखो बेटा, ये बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे कि जो सर्जन बनते हैं वो सर्जरियाँ बार-बार करने के बाद ही बनते हैं, और सर्जरियाँ बार-बार वो स्टार्टिंग में उनको टाइम लगेगा, उनकी परफॉर्मेंस में खराबी भी होगी। जितनी मर्तबा ज़्यादा अटेम्प्ट्स करेंगे बेटा, टाइम कम लगता जाएगा और परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बड़ी मैटर करती है यहाँ पे। अब लर्निंग का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए एक्स बी। वाई है इज एवरेज टाइम ओवर द मयर्ड ड्यूरेशन, कि वो टाइम ड्यूरेशन मयर्ड ड्यूरेशन के दरमियान जो आपने काम करना है एक टाइम के अंदर, एक रिपीटेशन कितनी मरतबा, एक मखसूस टाइम में एक मरतबा आप टास्क कितने टाइम में करते हो, ये वाई है जी। ए टाइम टू कंप्लीट योर टास्क एट फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा कितना टाइम लगा, बेशक पहली मरतबा में और 10वीं मरतबा में टाइम का जरूर फर्क होगा। एक्स है टोटल अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स, जितनी अटेम्प्ट्स हमने की। बी है स्लोप ऑफ द फंक्शन, ये स्लोप है जी कि किस तरफ हमारा ग्राफ मूव करेगा, ये बी है। दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड एज प्रिडिक्शन टूल ऑफ टू फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। हम ये ना किसी बंदे की स्टार्टिंग अब रख के ना, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में उसने कितना टाइम लगाया है, वो एवरेज कितना टाइम लेगा, कौन सा परफॉर्मेंस किस प्रोडक्ट की परफॉर्म कर रहा है, उसको इस फॉर्मूले में रख के तोल के हम उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि ये बंदा कितने टाइम में सीख जाएगा। अब बेटा एवरेज टाइम पर यूनिट हम एक्स वाई एक्सिस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स रखेंगे। देखो बेटा, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट यहाँ पे, ये जहाँ में एरो है, अटेम्प्ट उसने एक की तो देखो टाइम कितना ज्यादा लिया, फिर उसने अटेम्प्ट बढ़ाई तो टाइम थोड़ा कम हुआ, फिर अटेम्प्ट बढ़ाई तो टाइम मजीद कम हुआ, फिर अटेम्प्ट आगे की जा रही है, देखो अटेम्प्ट आगे को जा रही है और टाइम नीचे को आ रहा है। और ये हर किस्म के दुनिया के इंसान का यही ग्राफ होगा, क्योंकि जितनी मरतबा वो अटेम्प्ट करता जाएगा एवरेज टाइम कम होता जाएगा। और ये फार्मूला है जो हमने अभी डिस्कस किया। आ गया जी, लर्निंग कर्व के मॉडल हैं, चार तरह के मॉडल। डिमिनिशिंग रिटर्न एलसी है, इंक्रीजिंग रिटर्न एलसी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों ही है। कम भी होगा ज्यादा भी होगा, कम हो ज्यादा दोनों हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न एनालिसिस से क्या होता है, रेट ऑफ प्रोग्रेस इंक्रीज रैपिडली एट द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीज ओवर टाइम। देखो इसमें ये है कि डिमिनिशिंग रिटर्न का स्टार्टिंग पे बहुत स्पीड से प्रोग्रेस एक बंदे की जाती है, क्योंकि टास्क बड़ा इजी होता है स्टार्टिंग में, वो बड़ा इसमें शौकीन हो के मेहनत से काम करना चाह रहा होता है, और स्टार्टिंग में वो टाइम कम लेके बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा देता है। फिर वक्त के साथ वो इतना ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसका काम करने को दिल नहीं करता, एक्सपीरियंस जो हो जाता है, इसलिए काम साइड पे छोड़ देता है। पूरा दिन गुजरने देता है, जब कोई सर पे आया खड़ा होता है दस्ती विद इन मिनट्स वो काम करके पकड़ा देता है। उस टाइम का अभी भी ड्यूरेशन काम है टेम्पटेशन का, लेकिन पूरा दिन भी तो वो ले गया फारिग बैठने में। ये डिमिनिशिंग रिटर्न बोलता है कि जो काम आसान होता है स्टार्टिंग पे, वो अपनी प्रोग्रेस उस तरह के काम को करने के लिए जो एम्प्लॉय होता है अपनी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी शो करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम काम इतना आसान होता है, कहता है आसान तो है, मैं 2 मिनट में कर लेना, इकट्ठा होने दो काफी सारा काम। तो वो ये डिमिनिशिंग रिटर्न एलसी होता है। This this describes a situation where their task may be easy to learn and progression of the learning is initially fast and rapid। काम आसान है, स्टार्टिंग पे सीखना बड़ा आसान है और उसने स्पीड से सीख लिया। अब देखें, ये देखें, ये टाइम है, हम इसका ग्राफ में शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने लेके बड़ा टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने परफॉर्मेंस ले ली। अब स्टार्टिंग पे टाइम कम लग रहा है और उसकी परफॉर्मेंस ऊपर को जा रही है, स्पीड से जाती जा रही है परफॉर्मेंस ऊपर टाइम के साथ साथ। एक जगह पे जाके उसकी थोड़ी कांस्टेंट होके चली थोड़ी सी, फिर जाके वो हाई लेवल पहुंचने के बाद बेटा जी डिक्रीजिंग होना शुरू हो गई है, कि टाइम के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस अब नीचे को आ रही है, डिक्रीजिंग रिटर्न है। ये वाला एरिया बयान कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग रिटर्न एलसी है, कि ये बंदा बड़ा मास्टर हो चुका है, अब इसका दिल नहीं कर रहा काम करने को। जब इसके पास काम ज्यादा हो तो फिर पकड़ लेता है, वरना ये काम को इकट्ठा होने देता है। ये इंसानी साइकी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हर तरह के इंसान होते हैं, मैंने ऑन जॉब एक्सपीरियंस इन चीज़ों का बड़े अच्छे से किया हुआ है। बड़े लोग हैं बेटा, बैठे रहते काम नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगे रहते हैं, और वो इंक्रीजिंग रिटर्न एलसी वाले होते हैं। द सिचुएशन वेयर रेट ऑफ प्रोग्रेस इज स्लो एट द बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग पे थोड़ा स्लो उनको परफॉर्मेंस उनकी होती है, टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ होती है जो सीख रहे होते हैं। और एक वैसे भी ना इंसानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जो चीज़ आप सीख रहे होते हो मुश्किल में, वो कहते हो कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये फ्यूचर में मुझे फ़ायदा देगी, अब उसके ऊपर मेहनत करते हो। स्टार्टिंग में टाइम लेके सीखते हो, बाद में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो, आपका इंक्रीजिंग एलसी रहता है, और यहीं से आप परफॉर्मेंस मेजर करके उस बंदे का इंसेंटिवाइज कर सकते हो, या इसकी सैलरी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी।
and then raises our time until full efficiency is obtained. Proficiency, बहुत ज़्यादा वो proficient हो जाता है. This model describes a situation where perhaps a complex task is being learned and the rate of learning is initially slow. Starting में slow होती है और बाद में बेटा वो इसमें master हो जाता है. देख लें, वो एक्सेस पे परफॉर्मेंस है, एक्सेस पे टाइम है. स्टार्टिंग पे टाइम बेटा कितना ले रहा है और परफॉर्मेंस ऊपर जा ही नहीं रही, परफॉर्मेंस नीचे ही है. फिर आस्ता आस्ता उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू होगी, वो सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, सीखते सीखते विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हाई पे चली गई और वो इस चीज़ के बूम पे पहुंच गया हुआ. आ गया जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दो में आ गया जी. डुअल एस कर्व का एलसी बनेगा. दिस मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली साइटेड लर्निंग कर्व एंड इज नोन एज द एस कर्व मॉडल. हाँ, ये ज़्यादा पाया जाता है कि जब आपके एम्प्लॉय स्टार्टिंग पे मेहनत करके काम सीखते हैं, बॉटम कर्व में मुश्किल काम होता है, सीखने में टाइम लेते हैं, बाद में जब मास्टर हो जाते हैं फिर बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न में आना शुरू हो जाते हैं कि जी कोई नहीं. फिर जब उसको कोई कहा जाता है ना कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल चेक लग गया कि आपको अब परफॉर्मेंस में की जाएगी दिनों बाद, फिर उसकी परफॉर्मेंस ऊपर को जा सकती है. फिर जब उसे लगेगा कोई नहीं मैयर कर रहा मेरी परफॉर्मेंस को, फिर नीचे आ सकती है और कह दिया जाए कि इसकी बेस के ऊपर सैलरी मिलेगी तो फिर भी ऊपर को लेके जा सकता है. तो जी ये दो इसके फेजेस हैं. टॉप कर्व है, ऊपर वाला कर्व जिसमें डिक्रीज हो रहा है, और बॉटम कर्व है जिसमें इंक्रीज हो रहा है. टॉप कर्व इंडिकेट्स दैट हाँ the learner take less time to complete the task as they have become proficient. ये बाद में आपने एक्सप्लेन करना है, मैंने एरोज बनाए हुए हैं. पहले बॉटम कर्व आपने एक्सप्लेन करना है कि वो टॉप कर्व में ये है कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा प्रोफिशेंट हो गया हुआ है. अब वो चाहे तो काम जल्दी कर सकता है लेकिन वो फारिग बैठना पसंद करता है कि मुझे काम तो आ गया, जब दिल करे कर लूंगा. इन द स्किल रिक्वायर्ड, कह रहा है कि जो स्किल रिक्वायर्ड होती है काम करने की उसको आ चुकी होती है, वो वेले बैठना चाहता है. ऑफन द एंड ऑफ द कर्व बिगिंस टू लेवल ऑफ, नीचे आना शुरू होता है. बॉटम कर्व स्टार्टिंग से क्या होता है, इंडिकेट्स दैट द लर्नर इज न्यू टू टास्क एंड हैव स्लो लर्निंग एज ही वर्क टू मास्टर द स्किल रिक्वायर्ड एंड टेक्स मोर टाइम टू डू सो. ये बॉटम कप को आपने पहले एक्सप्लेन करना है, ऊपर एरो मैंने बनाया हुआ. टॉप कप को बाद में एक्सप्लेन करना है कि स्टार्टिंग पे बंदा करता है जी, उसका टाइम ज़्यादा ले रहा होता है, परफॉर्मेंस उसकी कम होती है. देखिए नीचे है. बाद में जब इसमें मास्टर हो जाता है वो कहता है लो जी ये तो जितना भी था मैंने सीख लिया, अब तो सारा काम आ गया. बाद में वो इसमें हाइप पे जाने के बाद, बूम पे जाने के बाद बेटा फिर वो डिक्रीजिंग एलसी में आ जाता है कि अब बहुत हो गया, बस कर लेंगे जब कोई कहेगा. आगे कॉम्प्लेक्स है जी. इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की वही बात आ गई है कि आपको कहा जा सकता है कि आपको चेक किया जाएगा, वो कभी नीचे को जाएगा, फिर कहेगा कोई देखने आ रहे हैं, आप किसी के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर सैलरी इंक्रीज होगा तो फिर ऊपर कर लेते हैं अपने एलसी. तो इसके 4 फेसेस हैं, 5. स्लो लर्निंग, स्टार्टिंग पे वो स्लो लर्न करते हैं, अपने टाइम के साथ उनकी लर्निंग कम होती है, फिर प्रोफिशेंट हो जाते हैं, ऊपर को जा रही होती है. फिर वो प्लेटू एक से आती है, वो कहते हैं काफ़ी सीख लिया, 2-3 महीने आप रेस्ट मारते हैं, जो रूटीन का काम है वही करते हैं, इसमें मजीद सीखने का काम हम 2-3 साल बाद शुरू करेंगे. फिर एक फेज ऐसा था वो मजीद सीखते हैं, पीक पे जाते हैं, फिर अवर लर्नर हो जाते हैं. वो अवर लर्नर वो बन जाते हैं बेटा जिनके ओढ़ना बिछोना ही फिर वो वर्किंग बन जाती है. वो कहते हैं जी जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो स्टार्टिंग पे उनके भी बड़े चांसेस होते हैं भागने के, कभी वो कहते हैं हम भाग जाएंगे, कभी कहते हैं जी हमारा दिल नहीं कर रहा. करते करते एक वक्त आता है बेटा उनकी बॉडी, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर इन्वायरमेंट, उनका मेंटल इन्वायरमेंट रच बस जाता है आर्मी. बात भी करते हैं तो बेटा वो स्केजुअल्ड बात करते हैं, तो इस तरह से वो फिर प्रोफिशिएंट हो जाते हैं. ये इन पांचों फेसेस को यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया. द बिगिनिंग ऑफ द कर्व शो स्लो लर्निंग, स्टार्टिंग में कम लर्निंग होती है, ये तो हम मानते हैं. सेकंड, द सेकंड स्टेज ऑफ द कर्व शोज एन इंक्रीजिंग प्रोफिशिएंसी. स्टार्टिंग सेकंड स्टेज में जाके टाइम गुजर चुका उस बंदे को काम करते हुए, अटेम्प्ट्स करते हुए इस चीज की बार बार, अब वो प्रोफिशिएंट हो गया हुआ है, विच इंडिकेट दैट लर्नर बिकम प्रोफिशिएंट. अब वो प्रोफिशिएंट हो गया हुआ है. थर्ड स्टेज में क्या है, वो सीख गया है, जितना बेसिक काम था सारा सीख गया, अब उसे लगता है कि मुझे थोड़ा वेले बैठने की जरूरत है. थर्ड स्टेज ऑफ द कर्व शोज अ प्लेटूइंग, के एक जैसा चल रहा है, एज ही बिकम मास्टर द स्किल एंड शो रेस्ट शो कर रहा है. चौथे फेज में जाकर क्या हो रहा है, द फोर्थ स्टेज शोज दैट द लर्नर इज एक्चुअली स्टिल इंप्रूविंग द स्किल. बहुत सारे लोगों के माइंड होते हैं कि यार मैंने यहाँ तक तो सीख लिया, पूरी इंडस्ट्री में इतना ही काम चलता है, अब अक्सर उसके जेब में होता है मैंने इससे आगे टैक्स का काम सीखना है, जैसे कि अकाउंट्स वाले कहते होते हैं मैंने सारा कौन सा काम सीख लिया, मैंने टैक्स का सीखना है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सीखना है, एलसी ओपन करनी सीखनी है. वो 2-3 साल गैप होते हैं, प्लेटू रहते हैं स्टेज थर्ड पे, फिर वो चौथी स्टेज में जाकर उनको जब अपॉर्चुनिटीज बाहर से मिलना शुरू होती है, फिर वो उसी कंपनी में रहते हुए बेटा जी टैक्स का सीखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एलसी ओपन करनी सीखते हैं, स्टेट बैंक के साथ
नेशनल बैंक के साथ डील करना सीखते हैं, बाहरी कंपनी के साथ डील करना सीखते हैं, तो फिर इंक्रीजिंग में चले जाते हैं। फिर जब वो इंक्रीजिंग में जाते हैं बेटा जी, इंप्रूव करते हैं अपनी स्किल को, तो फिर वो बड़े लेवल की इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वहां पे जाके उनका ओढ़ना बिछोना ही उनका काम होता है। द फिफ्थ स्टेज शोज दैट द स्किल बिकम ऑटोमेटेड मसल मेमोरी, उनके दिमाग की ऑटोमेटिक मेमोरी बन जाती है वो स्किल, वो उसकी तरफ ध्यान में दें, खुद ब खुद ही वो काम उनसे कर लेते हैं, जुबानी भी कर लेते हैं। फॉर लर्नर ऑफन टर्म एज ओवर लर्निंग, वो ज्यादा सीख जाते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा जी।